235 सालों तक दुनिया के अलग अलग देशों में खूनी तख्ता पलट करवाने वाला सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA का सबसे खूंखार रिटायर्ड मास्टरमाइंड अचानक ढाका के एक 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर गुपचुप तरीके से क्यों छिपा बैठा है। क्या शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद में अब बांग्लादेश की जमीन पर कोई ऐसी सुपर सीक्रेट खिचड़ी पक रही है जिसका सीधा और इकलौता टारगेट भारत को दहलाना है। एक तरफ भारतीय बॉर्डर के ठीक नाक के नीचे अमेरिकी सेना का रहस्यमय युद्धाभ्यास चल रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बांग्लादेशी सेना प्रमुख रातों रात तुर्की जाकर के तबाही मचाने वाले बायर कटार ड्रोन्स की सीक्रेट डील फाइनल कर रहे हैं। आखिर तारिक रहमान की नई सरकार किस महायुद्ध की तैयारी कर रही है? और दोस्तों, इन सबके बीच में सुंदरबन के जिन खूंखार जंगलों और दलदल के अंदर इंसान का जाना भी नामुमकिन माना जाता है, वहां अचानक से रातों रात भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF को 12 फीट ऊंची अभेद्य दीवार क्यों खड़ी करनी पड़ रही है? क्या भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को बॉर्डर पार से किसी ऐसे बड़े साइलेंट इन्वेजन का अलर्ट मिल चुका है जिसने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की रातों की नींद उड़ा दी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इन सभी कड़ियों को जोड़ करके वो खौफनाक सच डिकोड करेंगे जो आपको टीवी न्यूज चैनल्स पर कभी भी सुनने को नहीं मिला होगा। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि पर्दे के पीछे बिछाई जा रही ये जियोपॉलिटिकल बिसात आपके और हमारे भविष्य से जुड़ी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ढाका के गुलशन इलाके के अंदर मौजूद द वेस्टिन होटल से। 25 जुलाई की सुबह 6:15 इस लग्जरी होटल के अंदर अमेरिकी दूतावास की फुल सिक्योरिटी और सिक्रेसी के बीच में एक शख्स की एंट्री होती है। नाम है जेराल्ड P. हैमिल्टन। दोस्तों, आम लोगों के लिए ये नाम बिल्कुल अनजान हो सकता है, लेकिन खुफिया वर्ल्ड में ये नाम किसी खौफ से कम नहीं है। जेराल्ड हैमिल्टन कोई आम राजनयिक नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल CIA के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर बिताए हैं। ये CIA का वो खूंखार विंग है जिसका इकलौता काम विदेशी जमीनों के ऊपर खुफिया जानकारी कलेक्ट करना, सीक्रेट ऑपरेशन चलाना, विदेशी सरकारों के अंदर अपने एजेंट्स प्लांट करना और जरूरत पड़ने पर विदेशी सत्ता को पलट करके रख देना होता है। दोस्तों, अपने खुफिया करियर का ज्यादातर टाइम लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, अफ्रीका और साउथ एशिया के अंदर बिताने वाले हैमिल्टन CIA मुख्यालय के अंदर ऑफिस डायरेक्टर और डिवीजन चीफ जैसे अहम टॉप पदों के ऊपर रह चुके हैं। CIA के एक्स डायरेक्टर लियोन पेनेटा के बाद बेहद खास माने जाने वाले हैमिल्टन को डिस्टिंग्विश्ड करियर इंटेलिजेंस मेडल और डोनोवन अवार्ड जैसे CIA के सबसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं। अब दोस्तों, सवाल यह क्रिएट होता है कि ऐसा हाई प्रोफाइल मास्टरमाइंड जासूस जिसके ढाका आने की भनक ना तो बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर दी और ना ही अमेरिकी दूतावास ने, वो अचानक से तारिक रहमान के राज में बांग्लादेश के अंदर कर क्या रहे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। याद कीजिए डोनाल्ड लू और पीटर हाउस को। दोस्तों, शेख हसीना ने खुलेआम आरोप लगाए थे कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने और सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश रच रहा है और अगस्त 2024 के अंदर वही हुआ जिसका डर था। शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन अमेरिका का असली गेम शेख हसीना को हटाना नहीं था बल्कि बंगाल की खाड़ी के अंदर एक ऐसा परमानेंट मिलिट्री और इंटेलिजेंस बेस तैयार करना था जहां से वो एक तीर से दो शिकार कर सके। पहला शिकार चाइना, जिसकी नौसेना लगातार हिंद महासागर के अंदर घुसपैठ कर रही है, और दूसरा शिकार भारत, जो अमेरिका की हां में हां मिलाने के बजाय अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर चल रहा है। दोस्तों, जेराल्ड हैमिल्टन का ढाका के अंदर होना इसी बड़े प्लान का दूसरा चरण है। उनका काम बांग्लादेश की नई सरकार, सेना और वहां की नौकरशाही के अंदर ऐसे एसेट्स यानी कि मुखबिर और वफादार तैयार करना है जो वॉशिंगटन के इशारों पर काम कर सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के अंदर भारतीय सीमा के बेहद करीब अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास भी इसी स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट का हिस्सा है।
दोस्तों, अमेरिका अपनी पैसिफिक पाथवेज पहल के तहत बांग्लादेशी सेना को नेटो स्टैंडर्ड की वेपनरी और टैक्टिक्स का आदी बना रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका अब साउथ एशिया के अंदर भारत की मध्यस्थता पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो सीधे हमारे पड़ोस में ही अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा रुक जाइए, खेल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इस शतरंज के अंदर एक और बेहद खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है और वो है तुर्की। और दोस्तों, यहीं से भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बजना स्टार्ट होता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने हाल ही के अंदर 5 दिनों का तुर्की का दौरा किया है। 25 जुलाई को ढाका लौटने से पहले उन्होंने तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री यासर गुलर, तुर्की जनरल स्टाफ के प्रमुख सेल्चुक और थल सेना कमांडर जनरल मैटिन टोकेल के साथ में बंद कमरों के अंदर कई लंबी मीटिंग्स की थी। ये कोई रूटीन कूटनीतिक दौरा नहीं था, ये एक प्योर मिलिट्री हार्डवेयर शॉपिंग ट्रिप थी। जनरल वकार ने 5 दिन के अंदर तुर्की की 8 सबसे बड़ी और आधुनिक डिफेंस कंपनीज का चप्पा चप्पा छान मारा। इसके अंदर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एसिस गार्ड, रोकेस्टन, एसेल्सन और बायरकटार जैसी वो कंपनीज इंक्लूड हैं जो दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स और मिसाइल इक्विपमेंट्स बनाती हैं। दोस्तों, अब जरा इस खतरे की ग्रेविटी को समझिए। तुर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगन खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का नया खलीफा प्रोजेक्ट करता है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के साथ में खड़ा होता है और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को बहुत तेजी के साथ में वेपनरी सप्लाई की थी। दोस्तों, तुर्की ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपने रक्षा निर्यात को हथियार बनाकर के दुनिया के कई देशों के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाया है और अब पाकिस्तान के बाद में तुर्की की नजर बांग्लादेश के ऊपर है। जनरल वकार का तुर्की से बायरकटार TB2 और एकिंची जैसे ड्रोन खरीदने की डील फाइनल करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये वही बायरकटार ड्रोन है जिन्होंने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के अंदर रशियन टैंक्स की धज्जियां उड़ा दी थी और यूक्रेन वॉर के शुरुआती दिनों के अंदर भी काफी तबाही मचाई थी। दोस्तों, सोचिए, अगर यही ड्रोन भारतीय सीमा के पास में यानी कि हमारे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर तैनात हो जाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI ये सब मिलकर के बांग्लादेश के अंदर एक नया किलर बेस तैयार करने की फिराक में है। इसे आप ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कह सकते हैं। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वो एक संकरा और स्ट्रेटेजिक इलाका है जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से जोड़ता है। चाइना डोकलाम की तरफ भी से इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए है और अब अगर बांग्लादेश की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान का नेक्सस इस इलाके के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता है तो ये भारत के लिए एक परफेक्ट 2 फ्रंट या कहें तो 3 फ्रंट वॉर का सिनेरियो क्रिएट कर देता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ISI का मंसूबा कभी भी छुपा हुआ नहीं है। शेख हसीना के जाने के बाद से ढाका के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन और ISI के स्लीपर सेल्स फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। ऐसे अंदर तुर्की का हाईटेक सैन्य समर्थन इस पूरे बारूद के ढेर के अंदर चिंगारी का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नई दिल्ली के अंदर बैठी भारत सरकार और हमारी खुफिया एजेंसियां इस पूरे गेम को हाथ पर हाथ धरे देख रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। भारत ने इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जमीनी और कूटनीतिक दोनों मोर्चों के ऊपर अपना काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिया है और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको वेस्ट बंगाल के सुंदरबन इलाके के अंदर देखने को मिलेगा। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। दलदल, खारे पानी की नदियां, घने जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर का खौफ। ये इलाका भौगोलिक रूप से इतना जटिल है कि यहाँ इंसान का सर्वाइव करना भी बेहद मुश्किल है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसके अंदर लगभग 79% इलाके के अंदर बाढ़बंदी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, छोटी नदियों और दलदल के कारण 174 किलोमीटर के बॉर्डर पर बाढ़ लगाना असंभव सा माना जाता है। इसमें से 60 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर है और बाकी सुंदरबन के ओपन बॉर्डर का इलाका है।
दोस्तों इसी ओपन बॉर्डर का फायदा उठा करके सालों से घुसपैठ, तस्करी और डेमोग्राफिक इन्विजन का खेल लगातार चल रहा था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने सुंदरबन के लगभग 90 किलोमीटर के बेहद दुर्गम इलाके के अंदर 12 फीट ऊंची और अवैध फेंसिंग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीएसएफ ने इसके लिए बाकायदा टेक्निकल स्टडीज और सर्वे का काम तेज कर दिया है। दोस्तों वेस्ट बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की पहल पर बंगाल सरकार ने 1000 एकड़ से ज्यादा लैंड बीएसएफ को दे दी है। बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने खुद 11 से 14 जुलाई के बीच में सुंदरबन का दौरा किया था और इस मेगा प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी। इस बाड़बंदी के अंदर सिर्फ लोहे के तार नहीं हैं, बल्कि ये एक स्मार्ट फेंसिंग है। इसमें हाईटेक सर्चलाइट्स, नाइट विजन सर्विलांस कैमरे, लेजर वॉल और मरीन पेट्रोलिंग का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिसे पार कर पाना किसी भी घुसपैठिए के लिए इम्पॉसिबल होगा। दोस्तों स्थानीय लोगों को मुआवजा और पुनर्वास देकर के इस इलाके को पूरी तरह से मिलिटराइज किया जा रहा है। दोस्तों दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, नादिया और कूच बिहार के अंदर फेंसिंग का काम वॉर फुटिंग के ऊपर चल रहा है। भारत की इस आक्रामकता का असर बॉर्डर के ऊपर साफ देखने को मिल रहा है। चुआडांग बॉर्डर पर हाल ही के अंदर बीएसएफ और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी कि बीजीबी के बीच में भारी तनाव देखने को मिला था। दोस्तों बीजीबी का आरोप था कि बीएसएफ के जवानों ने दर्शन बॉर्डर आउटपोस्ट के पास में 5 अनजान लोगों को जबरन बांग्लादेश की सीमा के अंदर धकेलने की कोशिश की, जिसे बीजीबी ने रोक दिया। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद लगातार भारत के ऊपर पुशिंग के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों असली कहानी कुछ और ही है। भारत अब डिफेंसिव मोड से बाहर आ चुका है। दशकों तक जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर डेरा डाले हुए थे, अब उन्हें वापस खदेड़ने का साइलेंट ऑपरेशन चल रहा है। भारत का साफ संदेश है कि हमारी डेमोग्राफी के साथ में खिलवाड़ अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना जैसे संवेदनशील इलाकों के अंदर पुलिस स्टेशन और चौकियां बढ़ाई जा रही हैं, ताकि बीएसएफ और स्टेट पुलिस मिलकर के इस साइलेंट इन्वेजन को जड़ से उखाड़ फेंकें। दोस्तों अब अगर डेमोग्राफी की बात निकली है तो बांग्लादेश के अंदर चल रहे उस खौफनाक खेल पर भी नजर डालना जरूरी है, जिसे वहां की सरकार और विदेशी मीडिया पूरी तरह से दबाने के अंदर लगे हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। साल 2026 के पहले 6 महीनों के अंदर यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक पूरे बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा की 257 वारदातें दर्ज की गई हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर 44 निर्दोष अल्पसंख्यक हिंदुओं या फिर ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, संपत्तियां जला दी गई हैं और हजारों परिवारों को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। दोस्तों क्या ये सिर्फ कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों की नफरत का नतीजा है? अगर आप इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मान रहे हैं तो आप जियोपॉलिटिक्स की गहराइयों को नहीं समझ रहे। तारिक रहमान के राज के अंदर हो रहा ये कत्लेआम एक सोची समझी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। इसे डेमोग्राफिक ट्रैप कहा जाता है। जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई भारत विरोधी या फिर प्रो पाकिस्तान सरकार सत्ता के अंदर आती है तो अल्पसंख्यकों को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनके ऊपर हमले करके उनके अंदर ऐसा खौफ पैदा किया जाता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके भारत की तरफ भाग निकलते हैं। दोस्तों इसका सीधा असर भारत के वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों की डेमोग्राफी और इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। विदेशी ताकतें जानती हैं कि भारत को सीधे युद्ध में हराना इम्पॉसिबल है, लिहाजा दोस्तों वो डेमोग्राफिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके भारत के बॉर्डर स्टेट्स के अंदर इंटरनल अनरेस्ट यानी कि आंतरिक कलह पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारत की नई बॉर्डर पॉलिसी और सुंदरबन की फेंसिंग इसी डेमोग्राफिक ट्रैप को नाकाम करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। दोस्तों एक तरफ बॉर्डर के ऊपर भारत ने अपनी मिलिट्री ग्रेड को टाइट कर लिया है और दूसरी तरफ कूटनीति की बिसात पर मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने चाइना से लेकर के अमेरिका तक के रणनीतिकारों को कंफ्यूज कर दिया है। फरवरी 2026 के अंदर जब तारिक रहमान की बीएनपी सरकार सत्ता में आई तो उनका पूरा फोकस बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर था। दोस्तों ये पॉलिसी दरअसल इंडिया आउट कैंपेन का ही एक दूसरा नाम था।
सत्ता संभालते ही तारिक रहमान ने अपने पहले विदेशी दौरों के लिए भारत को इग्नोर करते हुए मलेशिया और उसके बाद में चाइना को चुना। चाइना की गोद में जाकर के बैठना भारत के लिए एक सीधा उकसावा था। लेकिन दोस्तों, भारतीय विदेश नीति की परिपक्वता देखिए। भारत ने कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट देने के बजाय एक बेहद कैलकुलेटेड कूटनीतिक चाल चली। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान को इसी साल 12 से 13 सितंबर को न्यू दिल्ली के अंदर होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए वीआईपी न्योता भेजा है। बांग्लादेश की उप विदेश मंत्री शमा आवेद इस्लाम ने खुद इसकी पुष्टि की है और ये मामला अब ढाका के पीएमओ के अंदर फाइनल फैसले के लिए पेंडिंग है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जो देश ब्रिक्स का ना तो मेंबर है और ना ही ऑब्जर्वर, और जो देश लगातार चाइना और तुर्की के साथ मिलकर के भारत विरोधी नीतियां बना रहा है, उसे भारत ने इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया है? तो दोस्तों, यही है भारत की असली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसे स्टिक एंड कैरेट यानी कि डंडा और गाजर की नीति कहा जाता है। बॉर्डर पर बाड़बंदी और बीएसएफ का कड़ा रुख डंडा है और ब्रिक्स का न्योता गाजर। दोस्तों, भारत ने तारिक रहमान को दिल्ली बुलाकर के गेंद उनके पाले के अंदर डाल दी है। अगर वो ये न्योता ठुकराते हैं तो पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो जाएगा कि वो शांति और विकास के बजाय चाइना और पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और अगर वो दिल्ली आते हैं तो उन्हें पीएम मोदी के साथ में टेबल पर बैठना होगा। यहीं से भारत अपने सबसे बड़े कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेगा। अब दोस्तों, क्या है वो ब्रह्मास्त्र? वो है साल 1996 की ऐतिहासिक गंगा जल संधि। ये कोई मामूली एग्रीमेंट नहीं है, ये संधि बांग्लादेश की लाइफलाइन है। दोस्तों, इस संधि की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 को खत्म हो रही है। इस डेडलाइन से पहले दोनों देशों को इसके रिन्यूअल ड्राफ्ट को लेकर के फाइनलाइजेशन पे पहुंचना है। गंगा नदी का पानी भारत से होकर के बांग्लादेश में जाता है। अगर बांग्लादेश की सरकार भारत विरोधी गतिविधियों, आईएसआई के कैंप्स और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को नहीं रोकती है, तो भारत के पास में इस संधि को होल्ड पर रखने का या इसके अंदर बड़े बदलाव करने का पूरा अधिकार है। अगर भारत ने पानी का फ्लो कंट्रोल कर लिया तो बांग्लादेश का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ है, वो सूखे की चपेट में आ जाएगा। दोस्तों, तारिक रहमान को चाइना चाहे जितने भी डॉलर्स दे दे, लेकिन वो प्यासे खेतों को पानी नहीं दे सकता है। और ये वो कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसकी काट ना तो CIA के पास में है, ना तुर्की के बायरक्राडोन्स के पास में है और ना ही चाइना के पास में है। भारत अपने राजनयिक मोर्चे के ऊपर बड़े बदलाव कर रहा है। साउथ ब्लॉक ने ढाका के अंदर अपने उच्चायोग की कमान एक बेहद अनुभवी राजनीतिक चेहरे दिनेश त्रिवेदी को सौंपी है। ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, जिसका मतलब है कि भारत अब ढाका के अंदर सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं बल्कि पॉलिटिकल तरीके से भी डील करना चाहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी रियाज हमीदुल्लाह को हटा करके असदुल्ला आलम सियाम को अपना नया उच्चायुक्त बनाकर के नई दिल्ली के अंदर भेज रहा है। दोनों देशों के बीच में पर्दे के पीछे एक साइलेंट नेगोशिएशन चल रहा है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में रख करके देखिए। CIA का हैमिल्टन ढाका के अंदर बैठ करके चाइना को काउंटर करने और अमेरिका का बेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तुर्की का एर्दोगन पाकिस्तानी ISI के साथ मिलकर के बांग्लादेश को हथियारों का एक नया डंपिंग ग्राउंड और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी फ्रंट बनाने का सपना देख रहा है। कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों का खून बहा करके भारत में डेमोग्राफिक क्राइसिस पैदा करना चाहती हैं। ये सब मिलकर के बंगाल की खाड़ी के अंदर एक ग्रेट गेम खेल रहे हैं, जहां बांग्लादेश सिर्फ एक मोहरा है। असली टारगेट हमेशा से भारत की उभरती हुई इकोनॉमी, भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और भारत का ग्लोबल राइज रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।